ऑलराइट जी, वेलकम बैक टू द व्लॉग। सो यार, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं कनाडा के स्टूडेंट वीज़ा के फ्यूचर के बारे में, यानी कि आप लोग के फ्यूचर के बारे में। क्योंकि हमें पता है भी रिसेंटली जो वीज़ा रिफ्यूज़ल रेट है वो काफ़ी ज़्यादा हाई चल रहा है। मोर देन 50% ऑफ वीज़ा एप्लीकेशंस आर गेटिंग रिजेक्शन इररिस्पेक्टिव ऑफ योर आइल्स बैंड स्कोर, कि आपने फंड्स कितने दिखाएं, आपका कॉलेज प्रोग्राम कौन सा है कौन सा नहीं। टॉप नॉच प्रोफाइल्स आर गेटिंग रिजेक्शंस इंक्लूडिंग माई फ्रेंड्स एंड फैमिली। एंड जो ये रिजेक्शन रेट इस टाइम पे चल रहा है, इसका फ्यूचर क्या है, आगे जाके कितनी एप्लीकेशन वीज़ा वगैरह कैसे रहने वाला है, कि आसानी से मिलेगा नहीं मिलेगा, उन सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं वीज़ा रिजेक्शन रीजंस के बारे में, कि क्या मेनली रीजंस है जिनकी वजह से लोगों को रिजेक्शन दी जाती है। ठीक है जी। तो सबसे पहले तो आता है इनकम्प्लीट रिक्वायरमेंट्स इन टर्म्स ऑफ आइल्स बैंड। ठीक है, अब हो सकता है आपके 6 बैंड आए या 7 आए या 8 आए हैं, लेकिन किसी एक मॉड्यूल में रह गए हैं 5.5, यानी कि 5.5 बैंड, और जो कि यूजुअली होता है रीडिंग या फिर लिसनिंग। अब अगर आपके उसमें इतने रह गए हैं और आप लोग फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं कि भाई मैं दोबारा आइल्स सेंटर नहीं जा रहा, मेरे को दोबारा पैसे नहीं लगाने, मेरे को दोबारा नहीं पढ़ना, हम ऐसे ही फाइल लगा देते, एजेंट कहता हो जाएगा, मेरा दोस्त कहता उसका भी हो गया, तो ठीक है भाई मेरा भी हो जाएगा। अब ऐसे में हो सकता है कि यार आपको कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी ऑफर लेटर भेज दे, बट वहाँ से आप लोग होप मत लगा लें कि आपका वीज़ा आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि कॉलेज यूनिवर्सिटी वहाँ पर बैठे अपना बिजनेस चलाने के लिए, उनको ऑफर लेटर दे के 30-35 हज़ार डॉलर ईयर फीस मिल रही है, भाई उनकी क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, वो तो अपना बिजनेस चलाने के लिए बैठे हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स अलग हैं, और जो वीज़ा एम्बेसी उनकी रिक्वायरमेंट्स अलग हैं। साफ साफ आईआरसीसी की वेबसाइट पे लिखा है भी 6 ईच तो चाहिए ही चाहिए आपको कनाडा आने के लिए स्टडी वीज़ा पे। ठीक है, अब आप सामने से 6 ईच नहीं लेके जाते तो फॉल्स एक्सपेक्टेशन मत रखिए यहाँ पे, इसलिए मोस्ट ऑफ द लोगों का वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। और मेरे खुद के बहुत सारे मेरे अपने होम टाउन से लोग मुझे फ़ोन करके कहते हैं भाई रिजेक्ट हो गया, ये हो गया, अब क्या करें। तो फिर मैं उन्हें यही सलाह देता हूँ भाई पहले पूछ लेते आप, है ना। मतलब 5.5 पे आपने ज़बरदस्ती फाइल लगा दिया, भाई भगवान का नाम लेके कि चलो देखी जाएगी, अब जब रिजेक्ट हो गया अब तो और ही बड़े पंगे पड़ गए। ठीक है, तो जो 0.5 बैंड है ना, उसकी वजह से इतनी बड़ी कॉम्प्लिकेशन मत डालें अपनी लाइफ में। हो सकता है उस 0.5 बैंड की वजह से आपको अपना ड्रीम कॉलेज, ड्रीम प्रोग्राम ना मिले, कल को ड्रीम जॉब ना मिले, इमिग्रेशन प्रोस्पेक्टिव से प्रॉब्लम आ जाए, तो इट्स नॉट इवन वर्थ इट टू टेक दैट रिस्क। दोबारा से एग्जाम दें भाई, 6 ईच तो लें और अपनी लाइफ जो है ना थोड़ी सी आसान बनाएं। तो ये वन ऑफ द मेन रीजन है। तो अब यहाँ पे जो दूसरा कॉमन रीजन हमें देखने को मिलता है ना, वो लोगों को लिखा जाता है भाई आप वापस नहीं जाओगे इंडिया, या फिर आप जहाँ से भी आ रहे हो। ठीक है, तो इमिग्रेशन अफसर उन्हें रिफ्यूजल रीजन के नाम पे लिख के देते हैं कि हमें नहीं भरोसा आप यहाँ पे आने के बाद, पढ़ाई करने के बाद वापस जाओगे कि नहीं। अब यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, भी हम करें क्या। ठीक है, वो कहते हैं भी हमने तो डॉक्यूमेंट सारे लगाए थे, लेकिन भाई अब हमें ये कह दिया गया है तो हम क्या साबित करें, कैसे करें, क्या ना करें। तो भाई सबसे पहली तो चीज़ यही होती है कि आप लोग खुद के अपने डॉक्यूमेंट्स एक बार रिव्यू करें। आपसे एजेंट ने ले लिया, ठीक है, डॉक्यूमेंट सारी, उसने फाइल बना दी, एसओपी लिख दिया, पर्पस ऑफ रीज़न आप क्यों जा रहे हो, क्यों वापस आओगे, वो सब चीज़ें बना दी हैं। वो जब फाइल कर रहा है उससे पहले एक बार नज़र मार ले उसने क्या क्या अटैच किया और कैसे लिखा कैसे नहीं, क्योंकि आपके बारे में, आपकी फैमिली के बारे में, आपके फ्यूचर के बारे में, आपके पर्पस के बारे में आप ज़्यादा जानते हो, वो नहीं। उनके लिए तो दिन में 100 एप्लीकेंट्स आते हैं और सब एक बराबर, तो उन्होंने तो सिमिलर से लिख के भेज देने जनरल से। बट अगर आपको मेक श्योर करना है भी आपका वीज़ा आया, आपकी सारी चीज़ें एकदम टॉप नॉच हो, तो यू हैव टू स्टेप इन एंड एक बार रिव्यू कर लें क्या है क्या नहीं है। ठीक है, और कोशिश करें भाई आप जितना ज़्यादा यू हैव टू प्रूव कि भाई आपका यहाँ पे आने का रीज़न स्ट्रॉन्ग है, तो उतना ही ज़्यादा आप रीज़न स्ट्रॉन्ग दिखाएं वापस जाने का भी। क्योंकि जब आप टेम्प्रेरी वीज़ा पे आते हो ना, तो आप इतने तो करते हो, अभी मेरे हाथ पैर मारते हो कि मेरे को वीज़ा मिल जाए किसी तरीके से, उसमें कोई कमी पेशी ना रहे। तो वीज़ा मिलने का मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी होता है यहाँ पे आने का रीज़न, उसके साथ साथ वापस जाने का रीज़न। तो वो चीज़ें ज़रूर लिखें। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया में मेरी फैमिली है, इंडिया में हमारा बिजनेस चल रहा है, इंडिया में अच्छी कमाई हो रही है हमारी, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स है, मेरे सिबलिंग्स हैं, सब कुछ इंडिया में है, तो मेरे को यहाँ रुकने की क्या ज़रूरत। ठीक है, टेम्प्रेरी वीज़ा लेते हुए आप लोग ये नहीं कह सकते भाई मैं हमेशा कनाडा रहने वाला हूँ, मेरा यही प्लान है। ठीक है, मोटिव सबका ही होता है, बट ये चीज़ वहाँ पे मेंशन नहीं करनी होती, और आपको इक्वली दिखाना होता है कि भाई जितने मेरे आने के रीज़न है उतने मेरे वापस जाने के भी रीज़न है, ताकि आपको ये रीज़न देके घर पे ना बिठा दिया जाए। ठीक है, तो ये चीज़ भी ज़रूर दिमाग में रखें। तो एक और चीज़ भी काफ़ी ज़्यादा कॉमन देखने को मिलती है, जो कि है इनसफिशिएंट फंड्स। अब बहुत सारे लोगों को कहा जाता है कि भाई आपके पास सफिशिएंट फंड्स ही नहीं है यहाँ पर रहने के लिए। वो कहते हैं भाई हमने जीएसटी भी जमा करा दी, हमने फीस भी भर दी, अब क्या दिखाना रह गया भाई, अब हम और क्या दे दें इनको। ठीक है, तो आप भी ठीक हो भाई कि आपने भर दिया जो चाहिए था, बट वो मिनिमम रिक्वायरमेंट आपने पूरी की है। अगर आप चाहते हो आपकी प्रोफाइल स्ट्रांग लगे, आपको वीज़ा मिले, तो आपको थोड़ा सा बढ़कर काम करना होगा। ठीक है, आप अपनी प्रॉपर्टी वैल्यूएशन निकलवाएं, घर वालों की नेटवर्थ निकलवाएं। ठीक है जी, आपके पास घर पे जितनी गाड़ियाँ वगैरह सब कुछ है ना, जो कुछ भी है सब कुछ गिना दे भाई, मेरे पास ये है, जो दिखाए कि भाई आपके पास काफ़ी वैल्यूएबल चीज़ें पड़ी हैं, आपके पास जो भी गोल्ड पड़ा, आपके पास जो भी प्रॉपर्टीज़ पड़ी हैं, आपके पास जो भी बाइक वगैरह, ऑटोमोटिव, जो भी घर पे चीज़ खड़ी है, जो भी आपका CA काउंट करवा सके आपकी नेटवर्थ की तरफ, या फिर आपके फैमिली के स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल
फाइनेंशियल पॉइंट की तरफ, तो भाई वो चीज़ सब गिनवा दो। आप उनको बता दो कि भाई आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, आप जितना टाइम यहाँ पर रहने वाले हो अपने टेम्प्रेरी विजिट के दौरान, यानी कि स्टूडेंट विजिट के दौरान। तो ये चीज़ें जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखो उतना ही बढ़िया, और ये चीज़ें बड़ी आराम से बन जाती हैं। बस आपको थोड़ा सा ना सीए के साथ बैठना होगा, समझना होगा कि क्या क्या चीज़ गिनाई जा सकती है और कैसे हम अपनी प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग बना दें इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल बैकग्राउंड। ठीक है, तो ये चीज़ भी दिमाग में रख लीजिए। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि आप अपनी प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए क्या कुछ कर सकते हो, या फिर अगर आपकी रिफ्यूज़ल आ गई है तो दोबारा अप्लाई करने के लिए क्या क्या चीज़ें दिमाग में रख सकते हो। तो सबसे पहले तो जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनको अच्छे से नज़र मार ले। ठीक है, कनाडा की वेबसाइट पे जाओगे इमिग्रेशन वाले पेज पे तो वीज़ा की सारी रिक्वायरमेंट्स मिल जाएंगी। कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे जाओगे तो आपको कोर्स के लिए एनरोलमेंट की रिक्वायरमेंट्स मिल जाएंगी। सो यू हैव टू मेक श्योर कि आपकी मिनिमम रिक्वायरमेंट्स पहले मिलती हो, पूरी मैच होती हो। अब उसके बाद हमें वो रिक्वायरमेंट्स एक्सीड करनी है। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ आपके एकेडमिक वगैरह, मान लीजिए कोई गैप ना रहा हो, या फिर आपका जो प्रोग्राम हो वो रेलिवेंट हो। अगर आपने इंडिया में साइंस पढ़ी है 12th में, तो यहाँ पे आके आप कंप्यूटर इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ऐसा तो कुछ रेलिवेंट रह रहा हो। बिल्कुल ही इरेलीवेंट चीज़ ना ले लो कि यार बहुत ज़्यादा आसान है ये या वो है, मैं ले लूँ। टूरिज्म लेके आ जाओ आप साइंस पढ़ने के बाद, फिर आपको वो कहें कि भाई आपकी तो पढ़ाई नहीं मैच होती, आप यहाँ पढ़ने आ ही नहीं रहे, आप तो कुछ और करोगे। तो वो चीज़ों में मत फंसे। ठीक है जी, गैप ना हो और एकेडमिक्स में स्कोर अच्छा हो और फाइनेंशियल बैकग्राउंड आप अच्छा साबित कर सको। एसओपी पे ज़रूर नज़र मारें, क्योंकि वही सबसे मेन होती है। पहले वो आपकी पर्पस देखते हैं कि भाई आप क्यों आ रहे हो और क्यों वापस जाओगे। उसके बाद वो डॉक्यूमेंट्स देखते हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स तो रेफरेंस के लिए होते हैं कि भाई ये कौन बंदा है और जो इसने लिखा है वो चीज़ें मैच होती हैं, उतनी प्रॉपर्टीज़ के पास है, इसने फीस जमा कराई है, कहाँ है रिसिप्ट। तो वो मेन चीज़ होती है आपकी एसओपी, वो अच्छी स्ट्रॉन्ग बनाए। ठीक है, उसके बाद ही वो डॉक्यूमेंट सारे रेफरेंसेस के लिए होते हैं कि वो चीज़ें वेरीफाई कर सकें। तो वो चीज़ें सब मेक श्योर कर लें कि आपकी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग हो, आपने जो रीज़न दिया आप उन चीज़ों को प्रूव कर रहे हो। ठीक है जी, मिनिमम रिक्वायरमेंट्स पूरी कर रहे हो, पढ़ाई या फिर कोर्स कह लो वो सब रेलेवेंट हो। तो ये सब चीज़ों की तरफ खूब ध्यान रखें ताकि आपकी प्रॉब्लम ना आ जाए। ठीक है, अब यहाँ पे क्योंकि हमारी चलती है लॉजिकल थिंकिंग, यहाँ पे कोई ऐसे रूल बाय बुक नहीं होता। यहाँ पे अगर आपको टॉप नॉच प्रोफाइल के बाद रिफ्यूज़ल आ रही है तो डेफिनेटली आपकी यहाँ पे थोड़ी लॉजिकल चीज़ें सोचने वाली है कि मान लीजिए अगर आप इंडिया में इमिग्रेशन ऑफिसर हो और किसी कैनेडियन इंडियन हो, आपके हाथ में फाइल आई है, तो आप लोग यही वेरीफाई करो ना भाई उसने जो लिखा है वो सच है क्या, इसकी इंटेंशन ऐसी है कि नहीं है। तो पहले आप एसओपी पढ़ोगे उसकी, फिर उस हिसाब से डॉक्यूमेंट उसके रिव्यू करोगे कि भाई जो ये कह रहा है वो चीज़ें हैं, इसने साथ में डॉक्यूमेंट अटैच किए हैं, वो डॉक्यूमेंट्स पे वो चीज़ें लिखी हैं कि भाई इसकी इतनी वैल्यू इसके पास है, इतने इसके पास पैसे हैं, इसको एडमिशन मिल गई है, इसका इतना स्कोर आया था, अब ये वापस जाएगा तो इंडिया में इसके फैमिली वाले हैं, पासपोर्ट पे नाम लिखा है, इसके फैमिली का एड्रेस लिखा है कि भाई वो वहीं रहते हैं। तो ये सब चीज़ें थोड़ी सी लॉजिकल थिंकिंग वाली आ जाती है, तो थोड़ा सोच विचार करें। ठीक है जी, क्योंकि एजेंट की प्रॉब्लम नहीं है ये, वो आपसे पैसे ले रहा है वीज़ा फाइल करने की, वीज़ा आएगा नहीं आएगा वो एम्बेसी के ऊपर है, वो एजेंट की प्रॉब्लम नहीं है, वो आपने फिगर आउट करना है कि आप अपने चांसेस कैसे बढ़ा सकें। ठीक है जी, तो यार अगर हम लोग इस सिचुएशन के फ्यूचर की बात कर लें कि भाई आगे जाके क्या रहने वाला है, वीज़ा आसानी से मिलेंगे नहीं मिलेंगे, रिफ्यूज़ल रेट इतना हाई रहेगा कि अनएक्सपेक्टेड किसी को भी रिफ्यूज़ल लगा दी और कोई रीज़न वैलिड नहीं मिल पा रहा, तो भाई मेरे हिसाब से ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, अब मैं मानता हूँ भाई आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी हो गई है, अभी वीज़ा लगेगा नहीं लगेगा सोचना पड़ता है, ऐसे आसानी से नहीं मिल रहा, बट आगे जाके ऐसा नहीं होने वाला। क्योंकि इकोनॉमी की तरफ देखें थोड़ा सा, जैसे मैंने अपनी पिछले एक वीडियो में मेंशन किया था कि भाई लग रहा था कि हम रिसेशन की तरफ जा रहे हैं, वो चीज़ें कंफर्म होती जा रही हैं। तो अगर पूरी दुनिया ही वैसे रिसेशन में एक साथ जाती है, कनाडा भी रिसेशन में जाता है, तो भाई यानी कि यहाँ पे हालात काफ़ी ख़राब हो जाएंगे। तो उन्हें चाहिए होगा कि भाई दूसरी कंट्री से लोग यहाँ पे आएँ, वो यहाँ पे काम पे जाएँ, वो अपना पैसा लगाएं इस कंट्री में। तो उनको वर्कर और इकोनॉमी क्लास की मैं बात करूँ, उनको इकोनॉमी वर्कर्स चाहिए होंगे यहाँ पे। ठीक है जी, क्योंकि कनाडा का कोई ऐसा पास नहीं है कि यहाँ पे बहुत राजे महाराजे रहते थे, बहुत तेल के कुएँ हैं, बहुत सोने की खदानें हैं, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। ठीक है जी, यहाँ पे सिंपल अभी लोग काम पे जाते हैं तो भाई कंट्री चलती है, नहीं जाएंगे तो भाई कौन से बेनिफिट जो आपको सरकार देगी, कुछ नहीं रहेगा। ठीक है, तो मान लीजिए कि भाई आज चलो ठीक है आपके वीज़ा में प्रॉब्लम आ रही है, बट आगे जाने वाले टाइम में ऐसा कुछ नहीं होने वाला। और इमिग्रेशन के भी हर साल के कुछ टारगेट सेट होते हैं कि भाई इस साल इतने लाख लोगों को पीआर करना है, इस साल इतने लाख लोगों को वीज़ा देना है, इतने लाख लोगों को सिटीज़न बनाना है। तो भाई ये कंट्री बहुत बढ़िया, लोग बहुत कम है, और अगर ये लोग वीज़ा नहीं देंगे, इमिग्रेंट्स को नहीं बुलाएंगे, तो ग्रोथ काफ़ी हद तक रुक जाएगी। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला कि कभी वीज़ा बंद हो जाएंगे या फिर लोगों का आना मुश्किल हो जाएगा। ये सब चीज़ें चलती रहेंगी और इकोनॉमी की डिमांड पे ये सब चीज़ें बढ़ती हैं और कम होती हैं। जब इकोनॉमी स्ट्रांग हो जाती है तो ये लोग थोड़ा स्ट्रिक्ट कर देते हैं, जब इकोनॉमी थोड़ी सी ढीली हो जाती है तो लोग खुले वीज़े लोगों को मिलते हैं। ठीक है,
तो उसकी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस यही टाइम थोड़ा अनसर्टेन चल रहा है जो कि अनएक्सपेक्टेड था, बट आगे आने वाले टाइम में ऐसा कुछ नहीं होने वाला। एंड नवंबर में एक नया प्लान रिलीज़ करने वाला है कि आगे 3 साल के इमिग्रेशन के प्लान कैसे रहने वाले हैं, क्या टारगेट्स होंगे, कितने लोगों को PR दिया जाएगा, कौन से प्रोग्राम खोलेंगे, कौन से नहीं, वो सब चीज़ों की बात हम नवंबर में करेंगे, ठीक है। तो बस यही मेरी वीडियो थी जहाँ पे मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। अगर आपको अच्छी लगी हो कर देना लाइक शेयर सब्सक्राइब जैसे आपको दिल करे, एंड मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।